अच्छा जी, यहां तक मैंने आपको बात कर दी थी। मैंने आपको ये रीड ओनली का कहा था, कर लिया होगा। अच्छा देखें भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। रेवेन्यू रिकग्निशन मैंने सिर्फ पेंडिंग किया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को, ठीक है। ये सारी तरतीब से चलते आए थे। मैंने कहा था सिर्फ इसको आपने रीड ओनली करना है एक दफा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट, एक असूल बताया था ये कि अगर आउटकम प्रॉफिट है तो फिर रेवेन्यू को रिकॉर्ड करो प्रोग्रेस के हिसाब से, और कॉस्ट जितनी है उतनी करोगे। और अगर आउटकम लॉस नजर आ रहा है तो रेवेन्यू फिर भी रिकॉर्ड करोगे प्रोग्रेस के हिसाब से, लेकिन इसको ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बना लो, मतलब ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट वाली प्रोविजन क्रिएट करते हुए इसको आपने जो है वो पूरे ही लॉस को रिकॉर्ड कर लेना। और अगर अननोन होगा तो फिर रेवेन्यू परसेंटेज प्रोग्रेस के हिसाब से नहीं हो सकती, बल्कि नॉर्मली जितनी कॉस्ट स्पेंड हो जाती है ना, सवाल में भी उसने यहाँ पे भी लिख दिया, सवालों में भी लिखेगा, नॉर्मली जितनी कॉस्ट टू डेट होती है ना, बेसिकली वो क्या होगा, एस्टिमेट पता क्या होगा, एस्टिमेट में रेवेन्यू कितना आएगा। लेट्स से वो कहता है जी 35 मिलियन की कॉस्ट इनकर हो चुकी है, हमारा ये कॉस्ट टू बी इनकर्ड 50 मिलियन है और हमें ये 60 मिलियन का रेवेन्यू आना था, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। तो टू डेट 35 इनकर हो चुका है। 35 क्या है, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। अब चुप हो तो नॉर्मल अजम्पशन यही है कि ये क्या है, ये रिकवरेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट में वो भी बाइंडिंग है उसके ऊपर भी, ठीक है। तो फिर रेवेन्यू कितना, क्योंकि अननोन है आउटकम, वैसे शुरू में होता है, चलो शुरू कर दें जरा 15, ठीक है। क्योंकि अननोन है, अब ये क्या है, कॉस्ट टू बी इनकर, टोटल कॉस्ट जितनी इनकर होनी थी वो 50 है, कितनी इनकर हो चुकी है 15 है। अननोन है तो रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड कर लो, कोई परसेंटेज नहीं लगानी। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी 15 होगा। कॉस्ट ऑफ सेल की वजह में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू लिखो जरा ऊपर, अच्छा लगता है ना ऐसे, रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, या कॉस्ट ऑफ सेल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कितना आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, कोई नहीं। ये 3 सिचुएशंस है, इससे बाहर नहीं जाना, ठीक है। अब मैंने आपको ये कहा था रीड ओनली कर लें, ये लाजमी करना। इलस्ट्रेशन 7 जो करवाई थी इसके अंदर क्या हुआ था, हाँ इसके अंदर लो बी ये था तो सही यार, करवाया तो था। तो अगर आउटकम प्रॉफिट है तो फिर आउटकम प्रॉफिट है तो फिर रेवेन्यू को रिकॉर्ड करो प्रोग्रेस के हिसाब से, और कॉस्ट जितनी है उतनी रिकॉर्ड करो। आउटकम अगर लॉस है तो रेवेन्यू फिर भी प्रोग्रेस के हिसाब से करो, लेकिन लॉस सारा बुक कर लो। और अगर आउटकम अनक्लियर है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है प्रोग्रेस के हिसाब से नहीं, बल्कि जितनी कॉस्ट इनकर हुई है टिल डेट उस तक, ठीक है। और बाकी कॉस्ट तो फिर उतनी आनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात होगी ना एक साइड की। बैलेंस शीट के अंदर क्या नजर आएगा, ये तो पीएनएल की बात हो रही थी। आपको फाइनल अकाउंट का जो सवाल दिया था ना, उसमें ये एडजस्टमेंट थी, थोड़ी सी है, बहुत आसान बात, मैंने बता के भी भेजा था वैसे बाय द वे, लेकिन चूंकि मैंने ये इलस्ट्रेशन होमवर्क में दे दी थी, मेरा उस वक्त दिल ये कर पड़ा कि मैं असल में बहुत ज्यादा मतलब वो हो रहा था, मतलब क्या कहते हैं ना, जज्बाती नहीं कहना चाहिए, वो क्या कहते हैं, बस जो भी कहते हैं, मतलब मेरा दिल था कि जल्दी से कंसोलिडेशन शुरू हो जाए, कि आपके दिलों में जो डर पड़ा है कंसोलिडेशन का वो तो खत्म करें। आपके दिमागों पे ना एक बोझ पड़ा हुआ था, कंसोलिडेशन अभी रहती है। तो मैंने बस 2-3 लेक्चर्स में ये कोशिश, 4 लेक्चर्स हो गए मेरे ख्याल में हमारे चल रही कंसोलिडेशन, उसमें आपको ये कोशिश की, सवाल आपको दे दिया मैंने, आप एग्जाम के अंदर, अभी मैं यहीं पे आज ही मैं कहूँ अल्लाह हाफिज, तो आप कंसोलिडेशन के सवाल में 70 से 80% मार्क्स अभी भी ले सकते हैं एसोसिएट के बगैर भी, 70% कहीं नहीं गए। तो मैंने कहा जरा ये बोझ उतर जाए, अब आपके चेहरे फ्रेश नजर आते हैं, ठीक है। आपके भी हो जाएगा, लेक्चर पूरे करें ना, आप छुट्टी कर लिया आपने, खैर। तो अब वो असल में मैं चाहता, मैं उससे, क्योंकि आपके परेशान चेहरे नहीं देखे जा रहे थे मुझसे, ये बोझ लग रहा था, अब ये एंजॉय कर रहे हैं, मैंने कंसोलिडेशन भी हो गई है, चलो ये भी एंजॉयमेंट में कर लें। रह ये कि इसके बाद IFRS 15, ओ 15 कह रहा हूँ, 5 एक 1 काट लो, ठीक है, सही है। सिलेबस गल्ला से मुक गया, ऐसे लगता था पता नहीं कैसे खत्म होगा, है ना, कितना लंबा है, आज रोज पूछता था, जब आज खत्म करने पे आए, क्योंकि आखिरी दिन तो आ जाए कम से कम, है। चलो खैर, उसको राब्ता करते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह उसके वालिद को सेहत जी, कोई बात नहीं, वो घर बैठ के पढ़ रहा होगा इंशाल्लाह, ये मेरा मैसेज सुन के मुस्कुरा भी रहा होगा। डेटर्स वाली बात तो हर वक्त उसको याद करता ही रहता हूँ मैं। अच्छा अब चलेंगे, बात कर लें ज़रा, 5-7 मिनट हैं। एज वेल एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस there are likely to be contract cost, contract assets and liabilities. They will depend on amount recorded in statement of profit or loss compared to cash received. क्या मतलब, जो रिकॉर्ड किया है पीएनएल में रेवेन्यू और जो अमाउंट रिसीव हुई है, बहुत सादा सी बात है।
रिकॉर्ड किया 100 रुपये, रिसीव हो गया 110, तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ज़्यादा पैसे ले लिए। रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था आपने 100, रिसीव अभी किया सिर्फ आपने 90, तो क्या है ये? कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट बस कह दो, ठीक है। अच्छा, द डिटेल्स ऑफ दीज कवर्ड, जी, द डिटेल ऑफ दीज इज कवर्ड फर्दर इन स्टेप 4। सब हो गए? देखो 20 हो गए, चलो 5 मिनट है हमारे पास, ठीक है। इन कैलकुलेटिंग एंट्रीज टू बी मेड फॉर कॉन्ट्रैक्ट वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ सेटिस्फाइड ओवर टाइम सच एज बिल्डिंग प्रोजेक्ट, स्टेप 4 अप्रोच कैन बी, 4 स्टेप अप्रोच कैन बी हेल्पफुल, ठीक है। मतलब, और यही सारे सवाल भी हैं आपके। कहता है स्टेप 1 में क्या करो? ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लो। मैंने पहले वो सवालों में करवाया आपको, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लो ताकि पता लगे। अगर तो प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर तो प्रॉफिटेबल है तो रेवेन्यू प्रोग्रेस के हिसाब से, प्रोग्रेस के हिसाब से, और कॉस्ट जितनी हो गई। अगर लॉस है तो रेवेन्यू प्रोग्रेस के हिसाब से और कॉस्ट सारी की सारी। और अगर आउटकम अनक्लियर है तो फिर जितनी कॉस्ट लगी है वही रेवेन्यू रिकॉर्ड करो जो रिकवरेबल है। नॉर्मली वो रिकवरेबल होती है जो टिल डेट लग चुकी होती है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा काम क्या करो? डिटरमिन करो प्रोग्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर 2 मेथड्स हैं। प्रोग्रेस या तो वो गिवन करेगा जो नॉर्मली गिवन होता है, या बल्कि यूं कहना चाहिए आउटपुट मेथड। क्या मतलब? कस्टमर को क्या मिल रहा है? कस्टमर को मैंने लिखवाया था, याद है? कस्टमर को क्या मिल रहा है? 5 मंजिलें बननी थी, 3 बन गई। सर्वेयर ने आके कहा 60% काम हो गया है, आउटपुट मेथड, ठीक है। तो ये आउटपुट मेथड है। कस्टमर को क्या मिल रहा है? नॉर्मली सर्वेयर आके सर्वे करता है तो सर्वे करके परसेंटेज देता है। उसके बाद इनपुट मेथड क्या होता है? एंटिटी का क्या लग रहा है? नॉर्मली कॉस्ट्स इनकर्ड टिल डेट as a percentage of total cost to be incurred. इधर ऐसे भी कर सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं कि ऊपर वाला जो है ना, सर्वेयर आके कह देता है 60% काम हुआ पड़ा है, या यूं भी हो सकता है वो यूं कर दे सर्वे परसेंटेज दे दे, या नॉर्मली यूं भी कर देता है कि बिल्ड अमाउंट, यानी कि रेवेन्यू जितना बिल बनाकर भेज चुके हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ठीक है ना, टोटल रेवेन्यू ये कर लेता है। या वो कभी कभी सर्वेयर ये काम भी सर्वेयर ही करता है। जितना बिल आता है वो कहता है कि जी इतना काम होना था बिल के हिसाब से इतना, वो बिल सर्वे करके बिल देता है ना, ठीक है। तो ये भी हो सकता है एज अ परसेंटेज, या फिर आप यूं कह लें सर्वे की परसेंटेज ही आ जाती है। तो इसमें क्या होता है? सर्वेयर देखता है बिल्डिंग को, टोटल 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है, कितना बिल कर दें, जितना काम हुआ होगा उतना ही बिल करेगा ना। जितना कॉस्ट लग चुकी है उतना बिल नहीं कर रहे, जितना काम हुआ उतना बिल कर रहे हैं, तो वो क्या है? आउटपुट मेथड। और कितनी कॉस्ट लगनी थी, कितनी लग चुकी, ये क्या है? इनपुट मेथड। दोनों ही ठीक है, कोई मर्जी कर लो। तो प्रोग्रेस के ये निकालने के 2 तरीके। तो स्टेप 2 में क्या कर लो? प्रोग्रेस की परसेंटेज या निकाल लोगे या गिवन होगी, ठीक हो गया। तीसरा ये देख लिखा हुआ बेस्ड ऑन इनपुट यूज्ड। क्या मतलब? कॉमनली मेजर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है इनकर्ड टू डेट एज अ परसेंटेज टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। आउटपुट मेथड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। दिस इज कॉमनली डन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू डेट एज परसेंटेज ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सर्टिफाई कौन करेगा? सर्वेयर आगे करेगा। इफ रेवेन्यू इज अर्न्ड इक्वली ओवर टाइम, जैसे कि आप सर्विसेज दे रहे हैं, कोई पेरोल की आपकी फर्म है, देन रेवेन्यू वुड बी रिकॉर्डेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। ये तो बहुत आसान हो जाएगा। अब प्रोग्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड, जब ये मामला हो तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ, यानी प्रोग्रेस अगर मेजर नहीं हो सकती तो वही वाला काम है कि जब मैंने कहा था कि अगर अनक्लियर है, वो अनक्लियर ही हो गया ना यहाँ पे भी, तो फिर जितनी कॉस्ट रिकवर हो सकती है उस पर रखो। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना दो अगर प्रॉफिटेबल है तो। इसमें ये एक बात लिखता है, असल में जब 2 साल पे मामला जाता है ना, अब लेट्स से 100 रुपया मेरा टोटल रेवेन्यू था, ईयर 1 के अंदर मैंने कहा जी मेरा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें, लेट्स से 40 रुपये का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो है वो लेट्स से 30 रुपये हो गई, ठीक है जी, और ये मेरा 10 रुपये का प्रॉफिट पहले साल में आ गया। जब ईयर 2 में गए तो ईयर 2 के अंदर अब रेवेन्यू, प्रोजेक्ट मेरा पूरा हो गया, ठीक है, तो रेवेन्यू पूरा 100 रिकॉर्ड कर लें तो ये तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब फिर 100 - 40 करेंगे। कॉस्ट जो थी वो मेरी
टोटल कॉस्ट जो थी, टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड जो होनी थी वो लेट्स से होनी थी कितनी कर लें, 60 टोटल होनी थी, 90, ठीक है, तो 90 तो उतना ही बन जाएगा, 80 रुपये की कॉस्ट होनी थी, ठीक है, लेट्स से 85 रुपये 75 की होनी थी लेट्स से, और 30 हो गई, तो मजीद तो 60 का रेवेन्यू बुक करो, 35 का प्रॉफिट, बताओ। अब असल में पूरे कॉन्ट्रैक्ट में देखो तो असल में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था, 100 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट था, 75 रुपये उस पर कॉस्ट थी, तो 25 का मेरा ये गड़बड़ हो रही है कुछ, 100 में से 40 गया तो, और हाँ तो ये तो 60 ही बचता है, और यहाँ पे 75 की टोटल कॉस्ट है, कितना टोटल प्रॉफिट बनता है? 45, ये 35 नहीं 45 था जो कॉस्ट माइनस। हाँ, अब ये फिर वही तो मैं जबान, यही तो मैं समझाना चाह रहा था, देखो कि अगर मेरा टोटल रेवेन्यू था, टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वो था 100 मिलियन की बिल्डिंग बनानी है, और कॉस्ट जो थी वो टोटल एक्सपेक्टेड थी, वो मैंने कहा था जी 75 लगेंगी, तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट कितना बनता था? 25, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है। अब 25 का प्रॉफिट जो है वो 10 और 15 करके 2 साल में रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही थी। तो उसने सिर्फ यहाँ पे ये लिखना चाहा है कि अगर अगले साल में घुस गए हो तो फिर रेवेन्यू टोटल में से जितना रिकॉर्ड हो चुका वो माइनस कर दो, कॉस्ट जितने टोटल है उसमें से रिकॉर्ड हो चुका पिछले साल में वो माइनस कर दो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब पढ़ो कि स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस जब बनाओगे तो ये देखो, रेवेन्यू टोटल प्राइस इनटू प्रोग्रेस परसेंटेज लेस रेवेन्यू रिकॉर्डेड इन प्रीवियस ईयर्स। अब मैंने तो ये अज्यूम कर लिया ना कि मेरा तो 100% पूरा हो गया, तीसरे साल में चला जाए तो फिर तीसरे साल में तो फिर दूसरे साल के अंदर 100% नहीं होगा, तो 100% तो नहीं होगा, लेकिन 70% तो होगा ना, वो 70% क्यूमुलेटिव रेवेन्यू होगा, 2 साल का रेवेन्यू होगा, पिछले साल वाला माइनस कर देना, बाकी इस साल का, एंड सो ऑन। ये लिखा, बात समझ आई? ये लिखा हुआ यहाँ। ऐसे टोटल कॉस्ट टू डेट लेस कॉस्ट रिकॉर्डेड इन प्रीवियस ईयर्स, ओके, अंदा बन जा। उसके बाद ये जनाब स्टेप 3 आपने कर लिया, प्रॉफिट स्टेटमेंट बना दी। उसके बाद इफ कॉन्ट्रैक्ट इन द सेकंड ईयर, अच्छा ये वही बता रहे हैं, if a contract in the second year it is important to remember that any revenue cost recorded in previous year should be deducted from, बता दो दिया है, this will give figure to be recorded for example contract, वही वाली एग्जांपल लिखी हुई है बात। स्टेप 4 में क्या करो, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको उस दिन समझ नहीं आई, आप मैंने आपको आके बताया था क्लास में, जब आपने क्वेश्चन पूछा था, इसने फाइनल अकाउंट का सवाल पूछा था, रिकॉर्डिंग में नहीं आया, वो सवाल में डिस्कस नहीं किया था इसलिए, लेकिन ये पॉइंट रहा उसके अंदर इसलिए डिस्कस हो गया यहाँ पे। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एट ईयर एंड देयर विल बी आइदर अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट और लाइबिलिटी रिकॉर्डेड इन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने बताया था, अगर 100 रुपए का रेवेन्यू बुक किया था और 110 आ गए तो फिर ज्यादा पैसे ले लिए आपने जितना कमाया था उससे लाइबिलिटी, और अगर कम लिए हैं तो फिर आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट। नोट दैट दीज फिगर्स आर क्यूमुलेटिव एंड नॉट एनुअल, ठीक है, ये एज ऑन ही होती है। इफ एन आइटम ऑफ पीपीई इज यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट एसेट विल बी हेल्ड एट कैरिंग अमाउंट एट द ईयर एंड। तो मसलन मैंने एक प्रोजेक्ट, मैंने एक पुल बनाना था, उसके लिए मैंने एक मकान बना रहा हूँ, उसके लिए मैं एक क्रेन ले आया हूँ। अब क्रेन मेरा क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है ना, और 2 साल के लिए मैंने इसी पे यूज करना है और फिर बेच देना है। तो वो प्लांट को क्या करना है, प्लांट को सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं डालना, बल्कि वो कहता है, सादा बात है, पहले भी ये सीखा हुआ, मैंने कई बार बात की थी, जैसे मैंने मिसाल दी थी कैंटीन बनाने के लिए जनरेटर चलता रहे, तो IS 16 में कहा था जनरेटर की डेप्शन इसमें ऐड कर देना, बिल्कुल ऐसे ही द एसेट यानी कि पीपी यानी कि क्रेन will be held at carrying amount at the year end, depreciation will be charged to statement of profit according to progress made towards satisfying the, यानी अगर 2 साल इस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज होना था तो 2 साल की डेप्शन है, तो 1 साल की इस साल में चार्ज कर दो, ठीक है। अब इसको जरा रीड ओनली करना, ठीक है, इसके बारे में क्या कहता है। और मैं यहाँ पर आना चाह रहा था, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4, 5, 6, 7, 8 और 9 भी मैंने दी थी होमवर्क। अब 8 और 9 आज भी होमवर्क में होंगी, 4, 5, 6, 7 में अभी आपको करवाने लगा हूं, ठीक है, पढ़े जरा इसको। जी ये कर लेते अगर तो कसम से जिंदगी मेरी आसान होगी। तो मैं जरा कंसल्टेशन शुरू करता, चले 1-2 करता हूँ, थोड़ा शौक पैदा करता हूँ। ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो आपके फाइनल अकाउंट्स में भी आती हैं, इनके MCQs भी आते हैं, ठीक है। तो कहता है हाउ शुड दिस ट्रांजैक्शन बी अकाउंटेड फॉर इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X1। अब देखो 3 स्टेप्स आपको यहाँ पे पढ़ाए गए थे। ये स्टेप 1 ओवरऑल प्रॉफिट निकालो, स्टेप 2 प्रोग्रेस डिटरमिन करो, और स्टेप 3 प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना लो, ठीक है। बल्कि साथ में बैलेंस शीट का भी वही असर देख लेंगे साथ ही, ठीक है। अब असल में तो 3 स्टेप्स हैं, प्रोग्रेस निकालो,
पीएनएल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। लेकिन उससे पहले ज़रा एक स्टेप एडिशनल क्या था कि हमने ये देखना है कि ये ओवरऑल प्रॉफिटेबल है या नहीं है, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर रेवेन्यू प्रोग्रेस के हिसाब से और कॉस्ट टोटल कॉस्ट, और अगर लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो रेवेन्यू तो प्रोग्रेस ही है लेकिन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो आपको एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का ऐड करना पड़ता है। और अगर अनसर्टेन है आउटकम तो फिर रेवेन्यू और कॉस्ट सेम ही होती है बेसिकली, क्योंकि नॉर्मली वो रिकवरेबल ही होती है, तो इसलिए पहला स्टेप भी करना पड़ता है। अब पहली अंडरस्टैंडिंग, चौथी अंडरस्टैंडिंग है, ऑन यकम जनवरी X1 साल के पहले दिन बेकर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू कंस्ट्रक्ट अ स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग फॉर कंसीडरेशन ऑफ 2 million प्लस अ बोनस ऑफ 0.4। अब ट्रांजैक्शन प्राइस का असूल क्या बनाया था? ट्रांजैक्शन प्राइस होगी फिक्स्ड अमाउंट कितनी है? 2000 करना, चलो 2000 प्लस बोनस माइनस पेनल्टी। अब देखते हैं, बोनस 400 नहीं कर देना, बोनस के बारे में क्या था, इसलिए शुक्र है सवाल कर लिए थे। देखो इतनी सी बात ही बीच में आई, ठीक है, हालांकि इसने सवाल खुद नहीं डाले हुए पर यहाँ पे उसने ट्रीटमेंट करा लिया, तो काम हमने पूरा किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कहता है इफ बिल्डिंग इज कम्प्लीटेड विद इन 1.5 साल, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग वर 1.5। अब ओवरऑल तो प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ गई है, तो ये स्टेप करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बाय कस्टमर, बेकर कैन डिमांड पेमेंट फॉर कॉस्ट इनकर्ड टू डेट प्लस अ मार्कअप ऑफ, ये इस चीज़ को जो है वो शो कर रहा है कि एक तो स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग है और दूसरा अगर टर्मिनेशन होगी तो कॉस्ट टिल डेट का राइट है। तो ये वो दो क्राइटेरिया हैं जो ओवर टाइम वाले बन गए। पहला तो सीधा था ना, साइमल्टेनियसली रिसीव कंज्यूम, ये हो नहीं सकता। दूसरा ऐसी भी कोई बात नहीं लिखी हुई कि वो उसकी कंट्रोल साथ साथ ट्रांसफर हो रहा है। तो तीसरा केस बना है जिसमें सेलर के पास कोई अल्टरनेट यूज़ नहीं है क्योंकि स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग है, और दूसरा सेलर के पास राइट ऑफ पेमेंट है विद मार्कअप भी। देखो वो मैंने उसी वक्त लिखवा दिया था, वहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड होगा। वैसे ऐसी बातें करके ये बता भी देता है आपको एग्जामिनर। एनीवेज अभी ना ही बताया तो हमें पता है कि ये क्या है, इन दो बातों की वजह से रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड होना है, ठीक है जी। अच्छा, अब रेवेन्यू ओवर टाइम होना है। ऑन यकम जनवरी X1 एज अ रिजल्ट ऑफ फैक्टर्स आउटसाइड इट्स कंट्रोल, बेकर वाज नॉट श्योर वेदर द बोनस वुड बी अचीव्ड। इसका मतलब प्लस 0 और पेनल्टी तो है ही कोई नहीं थी, तो ट्रांजैक्शन प्राइस फिर क्या बन गई? 2000 ही है, ठीक है। फायदा हो गया कि नहीं वेरिएबल कंसीडरेशन के वो सवाल करने का, पता है फॉर्मूला याद रखना। फिर 31 दिसंबर X1 आया, बेकर ने इनकर कर ली हुई है 0.1 मिलियन की कॉस्ट, 1 मिलियन की कॉस्ट, एंड देयर इज एंड दे वर स्टिल अनश्योर एज टू वेदर बोनस टारगेट वुड बी मेट। अच्छा, अगर कह देता ना कि बोनस मीट होने का चांस बन गया है तो आप एंड पे आके रेवेन्यू 2000 जमा कितना था 400, 2400 ले लेते, इसको कहते हैं एस्टीमेट चेंज, कोई मसला नहीं, एंड पे आके कर लेते आप। खैर, बेकर मैयर्स प्रोग्रेस टुवर्ड कंप्लीशन बेस्ड ऑन कॉस्ट इनकर्ड, यानी इनपुट मेथड के हिसाब से चलता है। यानी हम क्या करेंगे, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड। तो फिर पहला स्टेप क्या है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज निकालनी है। तो कितनी कॉस्ट इनकर कर चुका है जी? 1 मिलियन इनकर कर चुका है, और टोटल 1.5 मिलियन की इनकर एक्सपेक्टेड कॉस्ट है जो पूरे इस कॉन्ट्रैक्ट की है। मैंने प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकाली, अगर आप निकालना चाहें तो स्टेप 1 में यूँ कर सकते हैं। चलो स्टेप 1 वही जो आपने पढ़े थे, चलो वही रिवाइज हो जाए, ज़रा पक्के तो हो जाएं, आपने तो पढ़ने नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे आया है? प्रॉफिट आया है जनाब 2000 माइनस 1500 किया है तो हमारा 500 का प्रॉफिट आ रहा है। और अगर ये लॉस होता तो फिर थोड़ी सी अकाउंटिंग चेंज हो जाती, हम ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन भी बनाते, ठीक है। अच्छा खैर, अभी तो इंटू 100 करें, ये समझ आ रहा है? ये भूल गए कंसोलिडेशन के अंदर? याद आ रहा है, खुदा के लिए आज जो कहूँगा वो पढ़ लेना, मैंने अभी भी 2-3 चीज़ में छोड़ी हुई। कितने परसेंट? 66.67% कर लो, 2 डेसिमल यूज़ कर लिया करो, 0.67%, यानी कि ये इसको यूँ भी कह सकते हैं ये 3 हिस्से हैं, 3/4, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टेप 2 बना लिया, फिर मैंने स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटर्मिन कर ली। स्टेप 3 में पीएनएल के अंदर क्या जाएगा भाई? पीएनएल के अंदर हमने रेवेन्यू लेना है, और असूली बात, रेवेन्यू लोगे सारा, ये बात याद रखना मेरी, रेवेन्यू लोगे सारा और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी लोगे सारी, बल्कि चलो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में तो कॉस्ट ही आ जाती है, ठीक है। अब सारा रेवेन्यू लेना है, लेकिन उसको क्या लगा देनी है? परसेंटेज, ठीक है। सारा रेवेन्यू लेकर उसको क्या लगा देनी है? परसेंटेज। अब सारा रेवेन्यू कितना है?
बस ये सारा याद रखना बस, ठीक है। तो 2000 इंटू दिस इज इक्वल टू 1333, जबकि अभी तक 1000 खर्च हो चुका है। तो पहले साल के एंड पर ये 31 कौन सा ईयर है, दिसंबर है, 31 दिसंबर X1 पे ये PNL आपका बन गया, ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गई 1000 और GP आ गया 3333, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट आ गया, ये PNL के अंदर किया करोगे आप, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है जी, दूसरा काम आपको मतलब चौथा काम क्या करना है, वैसे तो जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से दूसरा काम हुआ ना, इसलिए मैं दूसरा बोल रहा हूँ। चौथा काम क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाना है। तो SOFP के अंदर आपने देख लेना है, बल्कि यही तरतीब वर्किंग कर लो इस तरह से, ठीक है। करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी का मुझे अभी डिसीजन नहीं है, तो मैं यूँ लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर आप देखें तो उसने बेकर ने रिसीव कर लिया 1 मिलियन, एक वर्किंग कर लिया करें, ठीक है। एक छोटी सी वर्किंग कर ली, वर्किंग 1, ठीक है। अब बिल कितना किया, बिल कितना किया, बिल कितना किया ना, वो कहता है 31 दिसंबर बेकर इनकर्ड 1 मिलियन कॉस्ट स्टिल अनश्योर बेकर मैयर्स टुवर्ड ऑन 31 दिसंबर बेकर रिसीव्ड। तो बिल तो करेगा रेवेन्यू के हिसाब से ना, जितना कमा लिया उतना बिल करेगा। तो 1333 बिल्ड अमाउंट है जो आप लिया करोगे रेवेन्यू वाली फिगर, ठीक है ना। बिल्ड कितना है जी, ये रेवेन्यू ही बिल करेगा, यानी जो कमा लिया बिल तो वही बना के भेजेगा ना जी, मैंने इतना कमा लिया है, ठीक है। तो 1333 का उसने बिल बना के भेजा, जबकि उधर से रिसीव कितना हुआ है 1000। तो अभी पॉजिटिव, हाँ, तो ये रिसीवेबल है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट इसको कहते हैं। 333 कॉन्ट्रैक्ट एसेट, अगर कॉन्ट्रैक्ट एसेट है तो करंट एसेट्स में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी भी आ सकती थी, कब आती, जब, हाँ, जब यहाँ पर 1500 लेट से आ जाते तो फिर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये करंट एसेट्स के अंदर आ गई, आ गया कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ले जी, ये काम था थोड़ा सा। अब यही काम आपके सवाल के अंदर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। इत्तेफाक से प्रॉफिट और वो सेम आ गए हैं जी। रिसीव्ड अमाउंट जितनी कॉस्ट इनकर की थी उसने वही भेज दी, समझे, ठीक हो गया। ये इत्तेफाक से सेम है, लाजमी नहीं सेम हो। ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 का आंसर है। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए ज़रा मैं आता हूँ। वो आपका कौन सा सवाल था जिसमें ये एडजस्टमेंट आई थी, जिसमें आपको मसला आया था, क्योंकि आपने मेरा दिया हुआ होमवर्क किया नहीं था ना, तो मसला तो आना था। बस ठीक है, आ जाओ इधर, आ जाओ। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस में तो हम इस वक्त खुबे हुए हैं कंसोलिडेशन में, लेकिन चलो वापस चलते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन से पीछे आते हैं। कौन सा सवाल था, सवाल नंबर बताओ मुझे। चलो पहुंच ही गया हूँ मैं, घूम ही लिया मैंने, लग ही जाएगा पता, ये वाला, ठीक है। अब हैवर्फोर्ड जो है, इसमें वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर हैवर्फोर्ड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट एन एसेट फॉर कस्टमर सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम। द कॉन्ट्रैक्ट हैड अ टोटल प्राइस ऑफ 14, कॉस्ट टू डेट इज 3.6 एंड जो कि इंक्लूडेड ट्रायल में कॉस्ट टू कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट आर एस्टिमेटेड एट 5.4, ठीक है। इसका मतलब इतनी लग चुकी हैं, इतनी मजीद लगनी है, तो टोटल कितना बन गया, ये 6, 7, 8, 9 बनता है। तो 9 है, तो इसका मतलब ये प्रॉफिटेबल है, तो फिर प्रोग्रेस लगेगी। एट दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 40% कंप्लीट, टू डेट हैवर्फोर्ड हैज रिसीव्ड 3.1 मिलियन फ्रॉम कस्टमर। अब स्टेप 1, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 के लिए मैं कर रहा हूँ ये काम फटाफट, ठीक है। अब इसमें से जो काम आप स्किप करना चाहें वो कर सकते हैं, यानी कि पहली स्किप हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं अभी स्टेप्स रिवाइज कर रहा हूँ। स्टेप 1 प्रॉफिटेबिलिटी है। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे है जी, आपका 14 मिलियन है, 1000 में किया था सवाल, माइनस करोगे आप 3.6 तो लग चुकी, और हाँ, तो टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड भी शामिल कर लो 5400, तो ये कितना बनता है
5,000 रुपये का प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबल हो गया। अब परसेंटेज ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन उसने खुद बता दी। अब ये ना आउटपुट मेथड है गालिबन, इनपुट मेथड नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि उसने नहीं कहा। वो क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 40% कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होकर तो जो चीज़ मिल रही है वो तो कस्टमर को मिल रही है ना, ये आउटपुट मेथड होता है। तो इसलिए आपने ये नहीं करना 3600 डिवाइडेड बाय 9000 करके। वैसे कितना बनता है 3600 डिवाइड बाय 9000 बाय द वे? अगर वो कहता ना इनपुट मेथड, तो 3.6 मिलियन डिवाइडेड बाय 3.6 प्लस जी, इत्तफाक से 40, आपके सवाल ही ऐसे डिज़ाइन करता है कि वो 40 ही बनेगा, लेकिन उसने 40% खुद ही दे दिया, अच्छी बात है। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, पीएनएल के अंदर क्या लेके जाना है। अब ये देख लो, पीएनएल के अंदर रेवेन्यू कितना जाएगा, रेवेन्यू कितना जाएगा, पूरा रेवेन्यू, सारा रेवेन्यू का 40% कितना, 5,600। अब यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि आप ये प्रॉफिटेबिलिटी अलग से निकालें, बल्कि उसने क्या कहा है, सिर्फ कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट टू कंप्लीट द किधर गई, टोटल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ टू डेट ऑफ 3.6 वर इंक्लूडेड इन अबव ट्रायल। कहीं पे लिखी हुई है अलग से? कहाँ लिखी हुई है? ये कॉस्ट इनकर्ड भी आई पड़ी है और ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर भी आया पड़ा है, ठीक है। अब कहीं पे रेवेन्यू है इस सवाल में? सुभान अल्लाह, रेवेन्यू नहीं है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो और आसान हो गया, वरना होता तो उसमें ऐड कर देते। अब करना क्या है आपने ये करना है, आपने यहाँ से निकालना है प्रॉफिट, क्योंकि आपने तो रिटेन्ड अर्निंग्स में इम्पैक्ट लेना है ना। तो लेस करोगे इसमें से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितनी लोगे भाई? जो इनकर कर लिए कॉस्ट 3600, और आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2000, ठीक है जी, 2000। ये रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड होगा, 2000 एडेड इन रिटेन्ड अर्निंग्स। और चौथी ऊपर वर्किंग देखोगे ना, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स बनाते जाओगे। चौथे में एसओएफपी में क्या जाना है, अब यही वर्किंग रेफर हो जाएगी फिर बाद में यहीं से, ठीक है। एसओएफपी में क्या जाना है, बिल्ड अमाउंट कितनी है, बिल्ड कितना होगा भाई, जितना काम किया है। और वो कह रहा है रिसीव कितना कर लिया है, 3.1, तो रिसीव्ड कितना है, 3100, तो 2500 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, जो आपकी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में नज़र आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये कर लोगे ना, तो आपने बेसिकली फिर ट्रायल से ये उठा लिया कॉस्ट इनकर टू डेट। हाँ, ये क्या है, ये तो कैश रिसीव कर रखा है आपने, ठीक है। तो इसको आपने बेसिकली अब यूँ समझ लो, लेजर बनाया आपने, लेजर के अंदर आपने डाला रिसीवेबल कितना था, 5600, और फिर आपने कहा 3600 रिसीव हो गया। तो फिर लेजर के अंदर तो 2000 का रिसीवेबल बैलेंस शीट में जा रहा है ना, लेजर में तो फिर कैश नहीं जाता, ठीक हो गया। तो 2000 आपने शो कर देना है। दूसरी बात नहीं, ये सॉरी, ये 3100 की बात हो रही है। उसके बाद आ जाता है 3600, ये रिसीव फ्रॉम कस्टमर 3100, इससे रिसीवेबल निकल आएगा, ये 3100 लिया ना हमने, देखो ज़रा, हाँ ठीक है। तो ये 3100, 2500 अब नज़र आएगा, 3100 नज़र नहीं आएगा, वो एडजस्ट हो गया ना तस्वीर वाले भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रहेगी बात 3600, जो कॉस्ट इनकर्ड है। भाई कॉस्ट इनकर्ड तो नहीं लेनी हमने, तो कॉस्ट इनकर्ड को उठाया है, उसको उठाकर ले गए। ये 5600 का रेवेन्यू बुक्ड नहीं था, वो बुक किया है, सही है। और प्रॉफिट को ले जाएंगे पीएनएल, रिटेन्ड अर्निंग में 2000 ऐड होगा और बैलेंस शीट में 2500 आएगा, और ये चीज़ें आपके ट्रायल में से फिर गायब हो जाएंगी। बाकी को मसला था इसमें? तो 0.2 इसीलिए तो रह गया था कि आपने मेरा कहा हुआ काम किया नहीं था, मेरी बात मानी नहीं थी, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो, On Jakam January X1, Castle entered into a contract with a customer to construct a specialized building. Castle is not able to use building themselves at any point during the construction. ठीक है। On 31 December, Castle had incurred cost of 6 million. Cost to complete are 6 million. Castle measures progress toward completion. Cost incurred on 31 December, Castle has received इतने। अब ये कॉन्ट्रैक्ट है 10 मिलियन का, लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है? अब आप कहोगे ये कर क्यों रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट? असल में होता ऐसे है, नहीं, असल में होता ऐसे है कि पहले आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर ऑनरस कब बनता है? जब बाद में मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, लेबर की प्राइस बढ़ गई, कोई ऐसा मसला हुआ कि अब आकर ये आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब लॉस की तरफ जा रहा है। तो इसलिए जब आपने इसके अंदर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 में स्टेप 1 करना है, तो आपको लॉस आ रहा है। लॉस कैसे आ रहा है? 10,000 माइनस 12,000,
6000 इनकर कर चुके हैं, 6000 इनकर होना है, तो 2000 का लॉस आ रहा है। अब अगर ये लॉस मेकिंग हो गया है तो फिर P&L के अंदर आपने रेवेन्यू तो उसी तरह से निकालना है। रेवेन्यू सारा कितना है? 10,000। इसकी परसेंटेज कितनी है उसने बताई नहीं। ओहो, तो स्टेप 2 तो मैं मिस कर गया हूँ इसका मतलब। तो स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 क्या है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालूंगा। स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज निकालने के लिए कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड। कॉस्ट की बेस पे करता है ना वो। ये 50% आ गया, 50% आता है, तो ये 50% यानी 500 का रेवेन्यू बुक करो, 5000 का, ठीक है, सॉरी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, सारी कॉस्ट ले लो। नहीं 6000 ली कॉस्ट, 6000 इनकर हो चुकी है। लेकिन अब मसला ये है कि आपका लॉस कितना आ रहा है। आप देखो तो लॉस कितना आ रहा है? 2000। टोटल लॉस कितना आ रहा है? 2000। और अभी तक आपका लॉस कितना रिकॉर्ड हुआ है? तो 1000 का मजीद। अब ये तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हो गया ना। बाकी फिर क्या करोगे? बाकी फिर ऑन क्या लिखूँ, मतलब एक्सपेंस लिखूँ, क्या लिखूँ? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है ये भी, वैसे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ही है ये भी, लेकिन इसको क्या कहूँगा मैं? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, ऑनरस प्रोविजन, ठीक है। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन वो कितनी बनेगी? 1000 की। और आपका टोटल लॉस यही 2000। तो आप फ्यूचर का लॉस तो आज ही बुक कर लेते हो ना, ये ठीक हो गया। और चौथा और आखिरी स्टेप, बैलेंस शीट के अंदर क्या जाना है? तो आपने कहना है जी बिल तो हमने करना है अपने हिसाब से 5000 का, और रिसीव कितना कर चुका है? 3 मिलियन रिसीव कर चुका है। तो बाकी फिर क्या बन जाएगा? रिसीवेबल, रिसीव्ड कितना? 3000। तो फिर क्या बन गया जी? ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ठीक है जी, 2000। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, बैलेंस शीट के अंदर दो चीज़ें अब आएंगी। ये मैं वर्किंग बना ली तरह है। दो चीज़ें आएंगी। एसओएफपी में क्या आएगा? एसओएफपी में क्या आएगा? और क्या होगा? जी हाँ, प्रोविजन भी तो आनी है। तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट 2000 का वर्किंग 1 से आ गया, और करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी डबल एंट्री हुई थी ना, वो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे 1000 क्रेडिट, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से चलेगा। तो अब मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मसला होना चाहिए भाई, इतनी सी बात ही है। और यही बातें जो हैं वो उसने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, कौन सी है? 5 4 5, ठीक है जी। यही बातें वो MCQs में टेस्ट करता है, यही बातें वो आपकी फाइनल अकाउंट्स में डाल रहा है, ठीक है। अब अगले कर लेना और फिर मुझसे पूछ लेना कोई मसला हो तो, ठीक है। 6 है, 7 है, 8 है और 9 है जी। बेटा लंबी लग रही है, कैसे नहीं करना आपने, ठीक है ना। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कोई लंबी नहीं है। 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है तो यही वर्किंग 3 कॉलम्स में कर लोगे तो कोई लंबी नहीं है वर्किंग। ये देखो, कॉस्ट इनकर टिल डेट, कॉस्ट टू कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 416 है। इस दोनों को ऐड करके देखो प्रॉफिटेबल होगा या लॉस वाला होगा। प्रॉफिटेबल, ये तो सबसे छोटा सवाल है, ठीक है। उसके बाद फिर वो रेवेन्यू कंस्ट्रक्शन यूजिंग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन डिराइव्ड फ्रॉम सेल अर्नड एज वर्क ऑफ, तो सेल के बेस पर वो परसेंटेज निकालता है। सेल अर्न कितनी है? तो वो जो रेवेन्यू निकल आया अपना, ये देखो वर्क सर्टिफाइड टिल डेट रुपीज़ के अंदर दिया हुआ है, असल में डॉलर्स में ये 312। तो इस 312 को डिवाइड करोगे 416 से, तो यहाँ से आपकी परसेंटेज निकल आएगी। इसकी निकल नहीं रही क्योंकि प्रोग्रेस पेमेंट भी कोई नहीं है, वर्क सर्टिफाइड भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही, शायद ये क्लियर नहीं होगा। तो ये छोटा सा सवाल है, बड़ा नहीं है। प्लीज़ खुद करो, कुछ तो खुद भी करो। 6 7 8 9 6 7 8 9 अब लाजमी है।